हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी यानी कि जी शिपिंग स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आ रहे थे इस स्टॉक को लेकर, तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमने भाई हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में हैं, तो क्या हम यहाँ पर लॉस बुक करके निकल सकते हैं या फिर होल्ड करके बैठे रहें और रिकवरी का वेट करें? रिकवरी कब तक आ सकती है और क्या यहाँ पर हम एवरेज डाउन कर सकते हैं, बाई ऑन डिप कर सकते हैं? क्या यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? अभी के प्राइस पर बाइंग करना कैसा रहेगा? जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं सबके आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर कोई भी एडवाइज नहीं होगी, ठीक है? ये ध्यान में रखना, मैं आपको कोई भी बाई या फिर सेल की कॉल टिप रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो को आज की परफॉर्मेंस के साथ। आज यहाँ पर स्टॉक के अंदर माइनर सी तेज़ी देखने को मिली है 0.15% की। अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ पर, तो आज के दिन 8 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अगर हम कल से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। कल के दिन वॉल्यूम थी 12 लाख की, तो देखा जाए तो आज काफ़ी कम है। 12 लाख में कल के दिन 31.7% जो वॉल्यूम थी वो थी डिलीवरी वालों की, डिलीवरी में लेने वालों की ये परसेंटेज थी। अगर हम आज बात करें डिलीवरेबल परसेंटेज, तो देखो आज कल के मुकाबले में ज़्यादा ही देखने को मिला है, 42.2%। तो अभी भी देखा जाए तो डिलीवरी में लेने वालों की जो इंटरेस्ट है वो ठीक ठाक यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। तो 1 वीक में जो प्राइस है ये पॉजिटिव में ही देखने को मिल रही है, 3.89% से बढ़ी है। 1 मंथ में भी पॉजिटिव है, 12.81%। 3 मंथ्स में 23.38%। फिर यहाँ पर ईयर टू डेट 37.7%, 1 ईयर 75.03%। तो देखा जाए तो अभी यहाँ पर प्राइस के अंदर नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली है स्टॉक के अंदर, जबकि 52 वीक हाई के लेवल से करेक्ट हो चुकी है ठीक ठाक। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वैल्यूएशन फिलहाल कैसी है स्टॉक की। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात करें तो 19,213 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी 8.07 की है। इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो देखो बढ़िया है, वैल्यूएशन स्टॉक की काफ़ी सस्ती है। इंडस्ट्री पी है 27 की और यहाँ पर स्टॉक की पी है 8 की। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन ठीक है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी ठीक है, 0.04 की है पेग रेशियो। तो देखा जाए तो स्टॉक अभी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं कर रही है, वैल्यूएशन अच्छी है पी रेशियो एंड पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो। फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 18.5%, चलो ठीक है। आरओई 21%, चलो ये भी ठीक है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 30.1%। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। अगर 50% तक होती तो चलो हम ठीक मानते, लेकिन 30% है। इसमें यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जो एफआईआईज एंड डीआईज की जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर 30% होल्डिंग तो है लेकिन बाकी के जो होल्डिंग है 70% वो सिर्फ पब्लिक के पास है, ऐसा नहीं है। ये चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर एफआईआईज एनडीआईज की जो होल्डिंग है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसलिए हम प्रोमोटर्स होल्डिंग को यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिवली नहीं कर सकते हैं। अब चलो यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 1345 है। 52 वीक हाई 1544 है और लो है 735 की। बुक वैल्यू 868 है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 3048 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 0.25, कुछ खास नहीं है। एंड यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2373 करोड़ है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 2.14% है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 183 रुपये की। चलो फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, ये है पी हिस्ट्री। तो 5 ईयर का ये हिस्ट्री है पी रेशियो का। तो देखा जाए तो 5 ईयर्स में अभी जो पी रेशियो है स्टॉक की ये ठीक है। पहले के मुकाबले में देखो, पहले 45 से ऊपर ही ट्रेड करती थी किसी समय में। यहाँ पर लगभग ये 2022 के समय की बात है, तो उस समय 45 से लेकर 50 के बीच ये जो शेयर है ये पी रेशियो में ट्रेड करती थी। अभी यहाँ पर देखा जाए तो 8 पर पी रेशियो है। तो पहले के मुकाबले में अभी के पी रेशियो की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो काफ़ी बढ़िया है।
अब चलो यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कंपनी से रिलेटेड, उसके बाद जो आपके क्वेरीज आए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें सेल्स की डेटा देखने को मिल रही है ठीक ठाक, कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। ये कुछ 3 साल में 21, 22 और 23 ये तीनों साल में बढ़िया देखने को मिली है। 3337 करोड़ से बढ़कर 3509 करोड़ हो गई। फिर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़कर 5690 करोड़ हो गई। फिर यहाँ पर मार्च 2024 में हमें घटते हुए देखने को मिली, थोड़ी 5255 करोड़ हो गई। अब यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा उल्टा देखने को मिल जाता है ओपीएम के परसेंटेज के अंदर। देखो ओपीएम की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 50% थी, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर घटकर 44% हो गई। तो इस वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है कंपनी की वो घट जाती है। यहाँ पर देख सकते हो 1653 से घटकर 1540 हो गया, जबकि यहाँ पर सेल्स बढ़ा था कंपनी का। फिर यहाँ पर देखो काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपीएम की जो परसेंटेज है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो 3128 करोड़ हो जाती है, एकदम डबल हो जाती है लगभग देखा जाए तो। एंड यहाँ पर साथ ही साथ सेल्स की भी बात करेंगे तो सेल्स भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है पहले के मुकाबले में। एंड साथ ही साथ ओपीएम की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी की वो बढ़ गई है। फिर यहाँ पर देखो सेल्स जो है कंपनी की वो घटी है पहले के मुकाबले में, लेकिन जो ओपीएम की परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़िया हो चुकी है, 58% हो गया 55 से। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इसके मुकाबले में थोड़ा कम तो हुआ है, ठीक है, थोड़ा कम हुआ है। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर ओवरऑल देखने को हमें ये मिलता है कि बढ़ा ही है पहले के मुकाबले में। देखो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 919 से घटकर 630 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओपीएम की परसेंटेज थी वो काफ़ी कम हो गई थी। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर ओपीएम बढ़ी थी काफ़ी ज़्यादा एंड सेल्स भी काफ़ी बढ़िया हुई थी। तो 2575 हो गई 630 से, सीधे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर देखो सेल्स कम थी लेकिन ओपीएम की जो परसेंटेज थी वो ओवरऑल ठीक ठाक हमें देखने को मिली। इस वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट हमारा है वो ठीक देखने को मिला है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करें तो कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो चलो ये हमें ठीक देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एवरेज है, चलो ठीक ठाक ही कह सकते हैं। यहाँ पर 3 साल और लास्ट ईयर में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पर एवरेज है। तो देखा जाए तो मेन यहाँ पर ये है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये है कंपनी की। तो ये चीज़ अगर बढ़िया होती है किसी कंपनी में तो फिर हम आगे के लिए बढ़िया एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पास्ट की अगर परफॉर्मेंस कंपनी की ठीक ठाक होती है तो फिर चलो एक हमें एक्सपेक्टेशन करने को मिलता है कि चलो आगे भी बढ़िया रह सकती है। वैसे ऐसा तो पत्थर का लकीर नहीं होता है कि पास्ट में अगर परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी रही तो आगे भी रहेगी ही रहेगी। कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी रह सकती है और ख़राब भी रह सकती है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो काम है वो यही है कि हम कंपनी की जो पास्ट की डेटा है वो अच्छी देखकर ही कोई स्टॉक को चूज करें। और यहाँ पर हमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो सेल्स ग्रोथ 5 साल में 8% हुई थी पिछले 5 साल में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो काफ़ी बेहतरीन है 194%। यहाँ पर 3 साल में 16% की सेल्स ग्रोथ थी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो यहाँ पर भी ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ पर टीटीएम माइनस में हो गया सीधे -8%, और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ -3%। तो देखो फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, कभी सिंगल डिजिट में, कभी डबल डिजिट में और कभी माइनस में। तो इस प्रकार की फ्लक्चुएशन से हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। अगर हम स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर हमें बढ़िया रिटर्न्स मिले। रिस्क वहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वहाँ पर हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। अब देखो कोई कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट इस प्रकार से फ्लक्चुएट होती है तो वहाँ पर जो हमारा रिस्क होता है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम इसी मार्केट कैप की कोई दूसरे सेक्टर की कंपनी की बात करें तो वहाँ पर हमें बढ़िया सेल्स एंड प्रॉफिट देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर हमें रिस्क लेने में थोड़ा सा एक मतलब ये पॉसिबिलिटी मिलती है कि चलो आगे चलकर ग्रो कर सकती है कंपनी, क्योंकि पास्ट में कंपनी की जो सेल्स हैं एंड प्रॉफिट हैं वो ठीक ठाक से बढ़ी हैं तो आगे भी बढ़ने के चांसेज हैं।
लेकिन यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैप में रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं हम यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कंपनी खराब हो गई। अगर आगे चलकर कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ती है, तो फिर चलो ठीक होगी। लेकिन पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो अभी के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अभी मुझे कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिसीज़न लेने के लिए। अगर आगे चलकर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो फिर यहाँ पर मैं सोच सकता हूँ। बाकी सेक्टर की बात करें तो चलो सेक्टर बढ़िया है, शिपिंग सेक्टर से कंपनी बिलॉन्ग करती है, शिपिंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम कंपनी करती है। एक प्राइवेट कंपनी है, पीएसयू नहीं है, तो गवर्नमेंट की यहाँ पर ज़्यादा दखल देखने को नहीं मिलती है। अगर यहाँ पर हम बात करें कोई दूसरे इसी सेक्टर की कंपनी की, जिसके अंदर मतलब जो कि पीएसयू कंपनी है अगर, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर ध्यान ना दे, तो फिर वो कंपनी बढ़ नहीं पाती है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पर अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे वो अच्छी तरह से ध्यान देंगे, तो फिर कंपनी बढ़ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, फंडामेंटल्स वगैरह देखें तो ठीक-ठाक है। अगर हम इसी सेक्टर की कंपनी एससीआई से कंपेयर करें, तो उसके मुकाबले में यहाँ पर मुझे ठीक-ठाक देखने को मिल रही है। अगर आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि एससीआई एंड जी शिपिंग, इन दोनों स्टॉक्स के बीच फुल कंपैरिजन वीडियो बनाओ, तो फिर मैं वीडियो बना दूँगा, अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो, ठीक है? तो देखा जाए तो उसके मुकाबले में मुझे ये जो कंपनी है थोड़ा ठीक लगती है, लेकिन अ, अभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लूँगा, और रीज़न भी आप सभी के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर ही दिया है। अब चलो यहाँ पर हम पहुँचते हैं आप सभी के क्वेरीज़ की ओर, जो कि आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में पूछे थे। अगर यहाँ पर आपने हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं और आपका विज़न है लॉन्ग टर्म का, आप स्टॉक के ऊपर भरोसा रखते हो, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल्स के ऊपर भरोसा है, पूरे अच्छे तरीके से आपने स्टडी एनालिसिस किया हुआ है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपनी भविष्य में अच्छा कर सकती है, तो फिर होल्ड करके बैठ सकते हो। एंड रिकवरी की बात करें, तो रिकवरी कब तक आ सकती है? रिकवरी इनकी आ सकती है, इनकी जो अर्निंग्स है, वो आने वाली है 1 अगस्त को, ठीक है? Q1 की जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त को आने वाली है। तो अगर रिजल्ट बढ़िया आती है, तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया तेज़ी देख पाएँगे स्टॉक के अंदर, और तेज़ी स्टार्ट अगर हुई, तो फिर ये जो 52 वीक हाई की लेवल है, इस लेवल को प्राइस टच कर सकती है, जो कि 1543 की है। और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर यहाँ पर और भी बढ़िया तेज़ी की एक्सपेक्टेशन हम रखकर चल सकते हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट बढ़िया आनी चाहिए। अगर बढ़िया रिजल्ट नहीं आती है, तो स्टॉक के अंदर हम बढ़िया करेक्शंस भी देख पाएँगे। अगर करेक्शन आती है, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल है 1206 से लेकर 1258 की, इस सपोर्ट के लेवल को ध्यान में रखना। ये लेवल अगर टूटा, तो फिर गिरकर प्राइस इधर सपोर्ट के लेवल तक आ सकती है, जो कि है यहाँ पर बेसिकली 1046 की, ये लेवल तक गिरकर आ सकती है प्राइस, ठीक है? अगर रिजल्ट खराब आती है तो बढ़िया आती है, तो तेज़ी आ सकती है। अब देखो, अगर कोई बाई ऑन डिप करना चाहते हैं, अगर हाई के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं और अमाउंट ज़्यादा नहीं लगाए हैं, मतलब बल्क में बाइंग नहीं किए हैं, फ्रेश बाइंग ही उस समय किए थे, लेकिन फिर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया, लेकिन कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो वो लोग बाई ऑन डिप कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं एसआईपी के साथ, हर सपोर्ट के लेवल्स पर एसआईपी कर सकते हैं, थोड़े-थोड़े करके अमाउंट लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि एवरेजिंग करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दिया, तो उस चीज़ से भी बच कर रहना है। स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, उतना ही अमाउंट लगाना जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो, ठीक है? फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपने अगर बल्क में बाइंग कर रखा है इस स्टॉक के अंदर हाई के लेवल पर, लेकिन आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो फिर आप होल्ड करके बैठ सकते हो। और भी ज़्यादा एवरेजिंग करने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप वेटेज दे दोगे, तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एंड फिर अगर किन्हीं को फ्रेश में बाइंग करनी है यहाँ पर, तो वो क्या कर सकते हैं? अभी डिस्काउंट कुछ खास नहीं है, अभी जो करंट प्राइस है 1345 की, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, 52 वीक हाई के लेवल से कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ पर स्मॉल कैप में हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार बता रहा हूँ कि कम से कम 20% से लेकर 25% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए, ठीक है? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर इस हिसाब से
लेवल्स को डिस्कस करें तो देखो ये जो लेवल है 1206 से लेकर 1258 की, यहाँ पर ठीक-ठाक डिस्काउंट मिल सकती है, 18 से 20% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो इस लेवल पर आप लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको कंपनी पे भरोसा है तो, ठीक है। एंड उसके बाद और भी ज़्यादा करेक्शन आती है तो यहाँ पर हर 10% पर एसआईपी कर सकते हो, अगर यहाँ पर आप ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाते हो तो। ये चीज़ ध्यान में रखना, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ 20-25% की डिस्काउंट को देखकर। तो अभी जो भी आप सभी के क्वेश्चंस आए थे, सबके आंसर आई थिंक मिल गए होंगे। किन्हीं का आंसर छूट गया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। एंड ये रही हमारी आज की वीडियो। एक चीज़ और फिर से बोलना चाहूँगा कि देखो अभी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से की हैं, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर कोई भी एडवाइस मत समझना। जो भी करना वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार करना, अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार करना। अगर आपकी स्टडी कहती है कि हाँ, यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी स्टडी कहती है कि नहीं, इस प्रकार के स्टॉक से दूर रहना चाहिए, यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप अवॉइड करो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट कर सकते हो, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स कहते हैं कि हाँ, बढ़िया स्टॉक है, तो फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये रही हमारी आज की वीडियो जी शिपिंग स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।